नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सबका वी विनर्स एज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एट अ ग्लांस के इस भाग। इससे पहले हम लोग डॉक्टर जॉनसन तक का पार्ट कवर कर चुके हैं। मैंने अपलोड भी किया है, उस वीडियो को आप चैनल पर देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे कुछ दोस्तों की मांग थी कि हिंदी में अच्छा कंटेंट डाला जाए, तो ये वाला वीडियो मैं हिंदी में ही करने वाला हूँ। और सोचता हूँ ऐसा है कि अ, एक ही वीडियो को दो भाषाओं में करने की बजाय मैं ऑल्टरनेट करके वीडियोस हिंदी और अंग्रेजी में किया करूँगा। तो आइए और कोशिश करें और देखें कि कैसे और बेहतर तरीके से समझ करके याद रखा जा सकता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को, न सिर्फ रिटन एग्जाम के लिए बल्कि उसके बाद आने वाले इंटरव्यू के लिए, न सिर्फ यूपीएससी के लिए बल्कि दोस्तों आप जानते हैं जीडीसी वाला भी एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे इंटरव्यूज आपको देते रहने पड़ते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है, इन नटशेल अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपके दिमाग में वर्क बैठ गई और ईयर्स वगैरह सब एकदम पक्के हो गए, बहुत सहायता मिलती है। प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, बहुत हेल्प मिलती है। तो देखते हैं कैसे अच्छे से किया जा सकता है। तो इस लेफ्ट साइड में आप देखिएगा, मैंने कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, राजा वगैरह, इंग्लैंड में, यूरोप में क्या हो रहा था, कौन मेन थिंकर्स थे, इन दिस केस डेलाक्रोआ पेंटर थे, मैं उनको बताता चलता हूँ। और इधर जो है वो तो हमारे इंग्लिश पोएट्स, राइटर्स, प्ले राइट्स हैं ही। तो जॉर्ज थ्री का शासनकाल चल रहा था 1760 से 1820 के बीच में, जब हम रोमांटिक एज का शुरू होना देखते हैं। विलियम ब्लेक 1757 जो साल है हमारे लिए भारतवासियों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। प्लासी का युद्ध हुआ था उसी साल में 1757 में। तो प्लासी से आप ब्लेक महाशय को याद रखिए कि उनका जन्म 1757 में हुआ। उनके जन्म के 3 साल बाद जॉर्ज तीन जो है वो राजा बने थे और 1820 तक राजा रहे थे। आपको याद होगा हमारे सिलेबस में शैली की एक कविता है, इंग्लैंड इन 1819। तो उसमें वो हमारे जॉर्ज थ्री साहब की ही तारीफें करते नजर आते हैं और उनके बेटों की भी बहुत तारीफ करते हैं शैली। तो जरा वापस देखिएगा और फिर जोड़िएगा। नेपोलियन बोनापार्ट का भी लगभग वही समय था जो जॉर्ज थ्री का था, 1769। ये साल देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट जब पैदा हुए थे। चैटरटन उसके 1 साल बाद मरे। हीगल नेपोलियन के 1 साल बाद पैदा हुए 1770 में। तो चैटरटन का ईयर ऑफ डेथ, हीगल का ईयर ऑफ बर्थ और वर्ड्सवर्थ का ईयर ऑफ बर्थ तीनों 1770। तो 1770 को अगर आप पकड़ लें एक बार, तो आप देख पाएंगे कि वर्ड्सवर्थ और हीगल का ईयर ऑफ बर्थ -1 करने से नेपोलियन का ईयर ऑफ बर्थ और साथ ही साथ चैटरटन के ईयर ऑफ डेथ, वो सब आपको एक बार में ही मिल जा रहे हैं। अच्छा, प्रीलूड 1850 में छपा था। टेनिसन 1850 में पोएट लॉरिएट बने थे। वर्ड्सवर्थ 1850 में उनका देहांत हुआ। तो ये जो सेंट्रल फिगर है ना हमारे वर्ड्सवर्थ, इनको पकड़ लीजिए 1770 से 1850, और इसी के आसपास काफी सारा काम हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा। 1770 वर्ड्सवर्थ से 1 साल बाद स्कॉट पैदा हुए। स्कॉट से 1 साल बाद कोलरिज पैदा हुए। उनसे 2 साल बाद साउदी पैदा हुए। और फिर हम आ जाते हैं 1775 में। आप देखिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी लोग 1775, जो कि द ईयर ऑफ अमेरिकन रिवोल्यूशन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर हो जाता है 1775। ईयर ऑफ अमेरिकन रिवोल्यूशन में ऑस्टिन क्रैब, लैम, लुइस, मॉन्क लुइस, मैथ्यू लुइस, ये सारे के सारे लोग पैदा हुए थे। तो अब वर्ड्सवर्थ को आपने याद रखा तो वर्ड्सवर्थ +1 स्कॉट हो गए, स्कॉट +1 कोलरिज हो गए। इस तरह से 70, 71 और 72 लगातार याद हो गए। वर्ड्सवर्थ को अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो ऑस्टिन क्रैब, लैम, मैथ्यू लुइस अमेरिकन रिवॉल्यूशन से याद कर लीजिए। और फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन -1 से सऊदी याद हो जाएंगे। अच्छा, सऊदी पोएट लॉरिएट थे, तो 1843 में सऊदी का जब देहांत हुआ तो वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट बने। तो सऊदी से फिर वर्ड्सवर्थ, और फिर वर्ड्सवर्थ का जब देहांत हुआ तो टेनिसन पोएट लॉरिएट बने। तो इससे भी आप 3 पोएट लॉरिएट्स को लगातार याद रख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए कि स्कॉट जो है वो 1832 में मरे। और आपको याद होगा कई जगहों पर रोमांटिक पीरियड जो है, एज ऑफ रोमांटिसिज्म जो है इंग्लैंड में, 1832 में ही उसको खत्म होना माना जाता है। 1837 मतलब विक्टोरिया की रानी बनने के साथ नहीं, स्कॉट के मरने वाले साल में ही रोमांटिक एज को खत्म मानते हैं।
तो भाई 1832 तो भूला जा ही नहीं सकता है। इस 1832 में 2 साल जोड़ लीजिए तो कोलरिज मिल जाएंगे हमें 1834। ये 1834 साल जो है कोलरिज के देहांत का, उनके परम मित्र लैम भी उसी साल 1834 में ही उनका देहांत हुआ। इस 1834 से 2 साल घटा लीजिए, क्रैब का देहांत होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि स्कॉट और क्रैब एक ही साल में मरे, कोलरिज और लैम एक ही साल में मरे। ऑस्टिन 1817 में उनका देहांत हुआ। 1775 ऑस्टिन और लुइस दोनों शेयर करते हैं। 1817 से एक जोड़ी 1818 हो जाएगा। और इस तरह से आप देख पाइएगा कि लगभग ये सारे लोग एक नेटवर्क जैसा बन जाता है जिसमें आप इनको याद कर सकते हैं। और शुरुआत आपको करनी एक तो 1770 से और दूसरी 1775 से। 75 से आप 3 साल आगे आइए, 1778 हैजलिट मिल जाएंगे आपको। और 32 से 2 साल पीछे आइए, 1830 हैजलिट की ईयर ऑफ डेथ मिल जाएगी आपको। यहाँ पर एक पॉज लेना पड़ेगा क्योंकि अब ये फर्स्ट जनरेशन वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, साउदी, इनका जन्म मृत्यु सब हम लोग देख चुके हैं। तो ये फर्स्ट जनरेशन को अब हम छोड़ देते हैं, ये रोमांटिक एज तो काफी लंबा चौड़ा है। फर्स्ट जनरेशन को छोड़ के अब हम सेकेंड जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड जनरेशन में सबसे सीनियर जो है वो बायरन ही थे। तो बायरन के पास जाने से पहले यहाँ एक मेंशन मैं थोड़ा दिलाक्रोआ का कर देना चाहूंगा, क्योंकि दिलाक्रोआ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण फ्रेंच पेंटर थे। तो ये रहे हमारे यूजीन दिलाक्रोआ। 1798 जो साल है लिरिकल बैलेट्स का, वही साल उनके भी पैदा होने का है। और अब हम आ गए हमारे लॉर्ड बायरन के पास, जो कि 1788 में पैदा। 1688 द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आपको अच्छी तरह से याद होगा। उसमें जोड़िए 100 साल, आ गया सीधा 1788। 1788 के आगे अभी कुछ करिए मत, उनके डेथ का ईयर मत याद करिए, अभी पीबी शैली पे आइए। तो 88 में आप 4 साल जोड़िएगा तो आप आएंगे पीबी शैली पे 1792 पे। 92 में आप 3 साल जोड़िएगा तो आप आएंगे कीट्स 1795 पे। कीट्स और कार्लाइल एक ही साल में पैदा हुए थे, तो यहाँ ये हो जाएंगे याद। और उसके 2 साल बाद मैरी शेली। तो बायरन को पकड़िए ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के 100 साल बाद, उनके 4 साल बाद शैली, उनके 3 साल बाद कीट्स, उसी साल में कार्लाइल, और फिर 2 साल बाद मैरी शेली। ये बना पूरा नेटवर्क। बायरन, शेली और कीट्स सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स हो गए। अब नीचे से हम ऊपर आएंगे। सबसे यंग कीट्स मरे थे, साल था 1821 का। उनसे 1 साल बाद शेली मरे 22 में। तो 21 से 22 पहुंचिए और पीछे जा रहे हैं हम, और 22 से 24 पहुंचिए 2 साल बाद। तो बायरन जो कि सबसे पहले पैदा हुए, उनके 4 साल बाद शेली पैदा हुए और 3 साल बाद कीट्स। सबसे बाद में पैदा होने पर भी कीट्स मरे 1821 में, फिर उनके 1 साल बाद शेली मरे और उसके 2 साल बाद बायरन मरे। तो इस तरह से आप यहाँ देखिए एक नेटवर्क बन रहा है। इसको आप जोड़ करके कार्लाइल से मिला लीजिए कीट्स को, उन्हें 1 साल पैदा हुए, और मैरी शेली से 1797 मिला लीजिए, और इस तरह से एक नेटवर्क यहाँ तैयार हो गया। 1851 याद रखने में अगर चिंता हो रही है, 1751 को याद करिए क्या हुआ था। हाँ, नहीं, हाँ, याद आ गया, राइट, एलिजी। 1751 से जोड़ दीजिए 1851 को, और इस तरह से आप आगे पीछे करके सारा का सारा याद कर पाएंगे। एक बार में अब तुरंत देखते ही नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, होगा जरूर, ये बात भी पक्की है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मुझे लग रहा है कि आपको पसंद आ रहा है, तो भाई पसंद आ रहा है तो थोड़ा एक पॉज लीजिए, यहाँ मैं हल्का धीरे से हो जा रहा हूँ, और लाइक कर दीजिए नीचे जाकर के। और ऐसे वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचते रहें, और आप देख ही रहे हैं मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ, तो ऐसे ही आपको सूचना भी मिलती रहे, और मॉक टेस्ट क्विज वगैरह भी हम लेते ही रहते हैं, तो उसके बारे में पता चलता रहे। इसके लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो भी बड़ा अच्छा होगा, फायदे की चीज होगी, और हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और चैनल पे लगातार बने रहिए। तो अब हम आते हैं आगे, और आगे आने पर हम पहुंचते हैं विक्टोरियन एज में। विक्टोरियन एज नाम से ही आप जानते ही हैं, सीधा विक्टोरिया से ही डिफाइन हो रहा है। और विक्टोरिया को याद रखना बड़ा मुश्किल काम है नहीं, सभी लोगों को याद ही है। तो पहले हम रानी विक्टोरिया को ही पकड़ते हैं। 1837 में रानी बनी थी, 1901 तक, अपने देहांत तक वो रानी रही थी, बहुत लंबा समय है।
तो 1837 से 1901। लेकिन रोमांटिक एज आप जानते हैं 1832 में कई जगह पे खत्म हुआ माना जाता है, तो 1832 भी याद रखिए, 1837 भी याद रखिए विक्टोरियन एज की शुरुआत के तौर पे। अब यहां से हमें बढ़ना है आगे। तो टेनिसन जो है 1809 में इनका जन्म हुआ। ये 1809 वो साल था जिसमें चार्ल्स डार्विन का भी जन्म हुआ था। विक्टोरियन एज को हम याद रखते हैं विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज से। मजे की बात देखिए कि यहाँ है हमारे साइंटिस्ट डार्विन महाशय, और यहाँ है हमारे कवि टेनिसन, और जन्म दोनों का हुआ एक ही साल में। तो साइंस को आप जोड़ लीजिए आर्ट से या कविता से, और दोनों को आप जोड़ लीजिए 9 नंबर से। एक मिस्टिकल नंबर है 9। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, डब्ल्यू येट्स का। तो वो मिस्टिकल नंबर 9 जो है हमारे येट्स महाशय का, उससे आप जोड़िए टेनिसन को और डार्विन को। शताब्दी तो 19वीं ही रहेगी। तो 9 बीन रोज से टेनिसन और डार्विन को जोड़ेंगे, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज से जोड़ के विक्टोरियन एज पे लाएंगे, 1809 को किसी तरह से फिक्स कर लेंगे। 1809 फिक्स करना बहुत जरूरी है, इसको फिक्स बिना किए ना काम नहीं बनने वाला है। पकड़ लीजिए 1809, 9 को उल्टा कीजिएगा तो 6 बन जाएगा। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल जो है पैदा हुए थे उस साल में, बहुत बड़े थिंकर थे। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री ने इनको डिप्रेशन से बचाया था, तो इस तरह से वर्ड्सवर्थ से बिल को याद रखिए, टेनिसन और डार्विन को एक साथ याद रखिए। एक बार 1809 बैठ गया दिमाग में, तो +3 करके डिकेंस तक पहुंचना कोई बहुत भारी काम नहीं। डिकेंस तक ना पहुंचना चाहते हो तो सीधा ब्राउनिंग पे आइए, 1809 +3 1812, और ब्राउनिंग से मिला लीजिए डिकेंस को बराबर करके, दोनों 1812। तो टेनिसन 1809, दूसरे पोएट ब्राउनिंग 1812, नॉवेलिस्ट डिकेंस भी 1812। अब टेनिसन पोएट लॉरिएट रहे थे 1850 से 1892 तक। अब आज तक के इतिहास के सबसे लंबे समय तक रहने वाले पोएट लॉरिएट हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। 1892 साल जिस साल वो मरे थे, उसके बाद 4 साल तक उनके दुख में, और वैसा कोई ना हो पाएगा इसलिए कोई पोएट लॉरिएट ही नहीं रहा था। ये इतिहास में पहली और आखिरी बार हुआ, दोनों चीज, इतने लंबे समय तक पोएट लॉरिएट और 4 साल छोड़ देना उस स्थिति को। तो 1892 को पकड़ लीजिए टेनिसन है, और -3 करिए 1889 आ जाएगा। टेनिसन से ब्राउनिंग बड़े आराम से मिल गए, डिकेंस ब्राउनिंग से मिल जाएंगे। डिकेंस 1870 जो है, टेनिसन और ब्राउनिंग दोनों के बहुत पहले ही चले गए। 1848 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूरोपियन रिवॉल्यूशंस हुए थे इस साल, बहुत सारे जगहों पर। बड़ा जबरदस्त साल था, क्रांति का साल। और वही वो साल था जब मार्क्स को जो है देश निकाला गया था। तो 1848 को पकड़ लीजिए, उसे 30 साल पहले आइए 1818 आपको मिलेगा, एमिली ब्रॉन्टे आपको मिल जाएगी। तो एमिली ब्रॉन्टे आपको एक बार मिल गई, ये आप ऊपर से 1812 में 6 जोड़ के भी 1818 आ सकते हैं। 48 तो आप पकड़ ही डालिए, क्योंकि 48 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब 18 में एक जोड़िएगा तो आपको रस्किन मिल जाएंगे, और रस्किन और जॉर्ज एलियट एक ही साल में पैदा हुए हैं देखिए। तो 1819 इन दोनों का है। अब सी वाला जो वो फॉर्मूला है, जो इसके पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, कि जो राउंड फिगर 0 0 पे मरता है या पैदा होता है, हम उसको पक्का पकड़ लेते हैं। तो यहाँ एक रस्किन को 1900 में जो मरे थे उनको हम नीशा के साथ जोड़ लें, ये रहे नीशा। तो नीशा भी 1900 में ही मरे, और रस्किन भी, जॉन रस्किन भी 1900 में ही मरे। इन दोनों को याद, और नीशा बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो 1900 में इन दोनों को अच्छी तरह से याद रखा जाए। नीशा का अगर ईयर ऑफ बर्थ आप पकड़ेंगे 1844, उसको भाग करेंगे 2 से, मिल जाएगा आर्नल्ड का 22। उसको गुणा करेंगे जब 2 से ना, तो मिल जाएगा आर्नल्ड का 88। तो आप अगर नीशा को पकड़ लें जो एज ए थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका ईयर ऑफ डेथ 1900, उनका ईयर ऑफ बर्थ 1844। 44 का आधा 22, आर्नल्ड पैदा हुए। 44 का दूना 88, आर्नल्ड का देहांत हुआ। आर्नल्ड का देहांत जो हुआ ना, वो साल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें आगे लेके जाना है। टीएस एलियट इसी साल पैदा हुए थे 1888। अच्छा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आप चेक करके कंफर्म कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। पक्का सा याद नहीं आ रहा है, पर याद याद सा आ रहा है। याद आ रहा है तो भाई बताऊंगा जरूर। यूजीन ओनील भी 1888 में, मुझे लग सा रहा है कि पैदा हुए थे। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, और हो सके तो बताइएगा कंफर्म करने के लिए। तो खैर 1888 1822 हमें मिला। अभी 1888 88 88 बार बार मैं बोल रहा हूँ, याद होगा 1688 का ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। फिर 1788 में पिछली वीडियो में मैंने उसको जोड़ा है +100 करके, और उससे 100 जोड़ दीजिए तो 1888 अब यहाँ तक लाकर जोड़ सकते हैं। तो 88 88 88 ना,
हम जोड़ते चले जाएंगे। पोप पैदा हुए थे 1688 में और आर्नल्ड मरे थे 1888 में, जबकि टीएस एलियट पैदा हुए थे 1888 में। इस तरह से जोड़ा जाएगा। देखिए नीश पैदा हुए थे मरे थे 1900 में, और यही 1900 से मतलब 00 वाले साल से अगर आप पीछे जोड़ते हुए जाइएगा तो ड्राइडन मरे थे 1700 में, तो ये 00 वाले साल से हो गया। तो इस तरह से तरह तरह का पैटर्न बना करना हम लोग याद कर सकते हैं बड़े ही आसानी से और मजे मजे। तो 1822 1888 वाले केस में हम आ ही चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा पीछे चले जाते हैं और इस साइड को भी देखना जरूरी है, इसको देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स उसी साल पैदा हुए थे जिस साल आपको याद होगा एमिली ब्रॉन्टे पैदा हुई। और एग्जाइल 1848 में हुआ था, तो 1848 से कार्ल मार्क्स को एमिली ब्रॉन्टे से जोड़ लीजिए। ईयर ऑफ बर्थ से कार्ल मार्क्स को 1818 एमिली ब्रॉन्टे से जोड़ लीजिए। इस तरह से ब्रॉन्टे मार्क्स मार्क्स ब्रॉन्टे दोनों याद हो जाएंगे, एक साथ याद हो जाएंगे। अच्छा, जॉर्ज फोर राजा बने 1820 में, मैंने आपको शैली से जोड़कर बताया था इनको। 1830 तक ये राजा रहे। लुई पास्चर ने पास्चराइजेशन का प्रोसेस निकाला था, साइंटिस्ट थे। ये उसी साल पैदा हुए जिस साल हमारे मैथ्यू आर्नल्ड पैदा हुए, मतलब 1822 साल में। और 1795 में कौन पैदा हुआ था याद करिए तो। वो 1795 में जो पैदा हुआ था उसका उत्तर जवाब बताइएगा, तो उससे मिलाइएगा पास्चर के डेथ को 100 साल प्लस करने के बाद 1895 का। और पास्चर जिस साल पैदा हुए उसी साल जेनेटिक्स के पिता मेंडल भी पैदा हुए, ग्रेगर जोहान मेंडल 1822। मैं साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स की बात भी राजाओं के साथ साथ लगातार कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन में करता चला जा रहा हूँ। पेंटर रेनोआ पैदा हुए 1841 में। ये 1841 साल इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको लेके 100 साल आगे जाएंगे 1941 में। तो आप देखिएगा कुछ महान लेखकों का उस साल नेचुरल या अननेचुरल डेथ। तो रेनोआ पेंटर जो थे 1841 से पैदा हुए और 1919 में उनका देहांत हुआ। माने और मोने ये इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटर्स हैं, फ्रेंच पेंटर्स हैं। तो 1832 साल आपको अच्छी तरह से याद है, ये इंपॉर्टेंट है 1832, जबकि विक्टोरियन एज की शुरुआत मानी जाती है। रोमांटिक एज स्कॉट के मरने के साथ उसका खत्म माना जाता है, तो स्कॉट का मरना माने का पैदा होने से आप जोड़ लीजिए, और उसको जोड़ने के बाद में आप जो है 1883 से 1884 माइन +1 करके बन जाएगा। और इस तरह से इधर याद होकर यहाँ से अगर याद न भी हो, इतनी भयानक चीज नहीं है, इधर वापस आ जाएगी। हार्डी का 1840 याद कर लीजिए, 1928 तक वो रहे थे। हॉपकिंस का 1844 याद कर लीजिए, ये 1844 नीशा का है ना, उनके सामने ही रखा गया हॉपकिंस को। तो दोनों एक ही साल में पैदा हुए। नीशा 1900 में मरे और हॉपकिंस 1889 में मरे। 1889 आप 1888 से +1 करके इधर याद रख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ एक अजीब सा मजेदार सी एक संरचना बन गई। और ये तो मैंने बनाई है, आप जब खुद अपने चार्ट पेपर पे अपने हाथ से बनाइएगा। अच्छा, चार्ट पेपर भाई सबको अपने अपने हाथ से बनाना है, और उस चार्ट पेपर पे फिर तरह तरह के चित्र भी बनाने हैं, अंकन भी करना है, ताकि आप बड़े आसान तरीके से सुविधाजनक रूप से सब कुछ याद रख पाए। और जब आप अपने हाथ से बनाएंगे और खुद से करेंगे तभी याद होगा, नहीं तो मेरे बनाए हुए सिस्टम से आपको आइडिया मिल सकता है, इसको बार बार प्ले करके आप सीख सकते हैं, पर खुद से जब तक नहीं करेंगे तो पक्का याद नहीं होगा। तो आप इसको ठीक तरह से करिए। कोई भी प्रश्न हो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, कोई भी चीज हो, निमोनिक फार्मूला या इस तरह के नेटवर्क बनाने का, जरूर मुझे बताइए और हम देखेंगे कि किस तरह सहायता कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जैसा मैंने पहले कहा है करिए, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। तैयारी लगातार जम के करते रहिए। अच्छी तैयारी हमेशा रिजल्ट देती है, और रिटर्न में ही नहीं इंटरव्यू में भी देती है। तो अ, बस यहाँ पर मैं विराम लूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।